हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो कि न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूज़पेपर का एनालिसिस शॉर्ट नोट्स में जो कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है जीएस पेपर 1 एंड 3 में जो कि आ जाता है ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज़। तो ये सब आपका आ जाता है जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 का आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे है जो कि फर्स्ट टॉपिक जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, तो अर्बन फायर डायनेमिक्स इन इंडिया। तो इसे हम यहाँ पे जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि अर्बन फायर डायनेमिक्स इन इंडिया को क्या यहाँ पे कहता है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है न्यूज़ में। तो शहरों में आग का खतरा, इन सेक्शन में इंडिया के शहरों में बढ़ती आग घटनाओं के पीछे के कारण उसकी सरकारी कदम पर बात की गई है, जैसे कि रिस्क ड्राइवर खतरे का कारण है, जैसे कि एनसीआरबी, जैसे कि 60% ऑफ फायर डेथ एक्वायर्ड इन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी। तो एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक आग से होने वाली 60% मौत रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर घरों में होती है। और वाई लॉ इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है इलीगल कन्वर्सन ऑफ रेसिडेंशियल एसेट्स टू कमर्शियल यूज, एग्जांपल गेस्ट हाउस, बीएनबी विदाउट अपग्रेड फायर एग्जिस्ट। तो वाई लॉ इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है लोग बिना प्रॉपर फायर एग्जिस्ट या सेफ्टी अपग्रेड के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को कमर्शियल यूज जैसे गेस्ट हाउस या बीएनबी में बदल देते हैं। इसके कारण भी जो कि फायर रिस्क ड्राइवर स्टैटिस्टिक्स का खतरा बढ़ जाता है, जो कि फायर से घटना घट जाती है। और ये स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स क्या कहता है, तो हाई डेंसिटी एंड नैरो ट्रांजिट रूट्स सेवरली रेस्ट्रिक्टेड रेस्क्यू व्हीकल एक्सेसिबिलिटी इन इमरजेंसी। तो शहरों में ज़्यादा बेहद हाई डेंसिटी और पतली गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ टाइम पर नहीं पहुंच पाती हैं, उसके कारण से वहाँ पे घटना घट जाती है। और ये लेजिस्लेटिव सेफगार्ड क्या कहता है, तो लेजिस्लेटिव सेफगार्ड क्या कहता है कि कानूनी और संविधानिक उपाय जैसे कि म्यूनसिपल डोमेन, नेशनल बिल्डिंग कोड एंड फाइनेंशियल मैंडेट। तो म्यूनसिपल डोमेन क्या कहता है, आर्टिकल 243W जो कि 12 शेड्यूल में है, फायर सर्विस आर क्लासिफाइड एज मैंडेटरी म्यूनसिपल फंक्शन। तो जो म्यूनसिपल डोमेन है, तो म्यूनसिपल डोमेन कहता है कि संविधान के आर्टिकल 243W एंड 12 शेड्यूल के तहत फायर सर्विस को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक जरूरी और मैंडेटरी जिम्मेदारी बनाया गया है। और फिर नेशनल बिल्डिंग कोड क्या कहता है, तो नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है NBC 2016। ये BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्ट्रक्चर, BIS किसे कहते हैं, तो BIS हो गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसे ध्यान में रखेंगे का कोड है जो आग की शुरुआत, पहचान, ईयरली डिटेंशन, स्मोक मैनेजमेंट और पीरियोडिक फायर ऑडिट के रूल तय करता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है, द 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ डिसगेंटेड 5,000 करोड़ एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेट लेवल फायर सर्विसेज। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने एक्सक्लूसिव रूप से स्टेट लेवल फायर सर्विस के लिए 5,000 करोड़ अलॉट किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे कदम है। तो ये सब आपका जीएस पेपर 1 ये हो गया आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का, जो कि ये पार्ट था, रिस्क ड्राइवर्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड लेजिस्लेटिव सेफगार्ड। और इसमें कुछ पॉइंट है ये सब जो आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, जो नेक्स्ट स्लाइड आपका हो जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन का पास हो जाता है। जीएस पेपर 2 में जो आता है कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड बायलैटरल रिलेशन। तो देखते हैं यहाँ पे नेबरहुड एंड एनर्जी अलायंस को समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। तो ये जो आ जाता है नेबरहुड एंड एनर्जी एनालिसिस को यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि क्या कहता है। नेपाल डेवलपमेंट डिप्लोमेसी को यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। तो हियर वी टेक पेन और यहाँ पे देखते हैं कि नेपाल डेवलपमेंट डिप्लोमेसी क्या कहता है। तो फर्स्ट पॉइंट है JNZ इलेक्ट्रल फोर्स एंड पॉलिसी पाइवोट एंड डिजिटल कनेक्टिविटी।
तो जेनजेड इलेक्ट्रोल पुश क्या कहता है, मिनिस्ट्रियम एलिगमेंट एंड आरएसपी गेम्स हैव ड्रेस्टिकली लोवर्ड द पार्लियामेंट मीडियन एज। तो यहाँ पे क्या कहता है, डेवलपमेंट डिप्लोमेसी क्या कहता है नेपाल का, कि जेनजेड इलेक्ट्रोल पुश नेपाल की पार्लियामेंट में आरएसपी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, आरएसपी हो गया यहाँ पे, आरएसपी कौन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है, एक पार्टी है आरएसपी, आरएसपी मीन्स राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के आने और युवाओं की पार्टी से पार्लियामेंट की एवरेज एज काफ़ी कम हो गई है। और तो ये पॉलिसी पे पाइवोट क्या कहता है, तो पॉलिसी पाइवोट कहता है कि शिफ्ट टुवर्ड एल्डर्स फर्दर पार्टी रिजॉल्विंग टेरिटोरियल बाउंड्रीज बायलैटरल विदाउट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। नेपाल अब इंडिया के साथ एल्डर ब्रदर्स, बड़े भाई वाले पुराने माइंडसेट से हटकर बराबरी पर बात करना चाहता है और बॉर्डर इशू को बिना किसी तीसरे देश या थर्ड पार्टी के इंटरवेन किए आपस में सुलझाना चाहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखते हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी क्या कहता है, तो डिजिटल कनेक्टिविटी नेपाल का कहता है कि प्रायोरिटीज़ रोबस्ट क्रॉस बॉर्डर फिजिकल टेररिस्ट एंड डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन यूपीआई कॉरिडोर्स। तो डिजिटल कनेक्टिविटी क्या कहता है कि दोनों देश बॉर्डर पर फिजिकल ट्रांसपोर्ट बढ़ाने और डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई कॉरिडोर्स को इंटीग्रेट करने पर फोकस कर रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कि वेनेजुएला स्ट्रेटेजिक एनर्जी पैक्ट क्या कहता है, तो स्ट्रक्चर ट्रांजिशन complementarity and third one is diversification priority. Here is a structural transition क्या कहता है, shifting from a spot while purchase to secure long term stable bilateral। तो यहाँ पे कहता है कि स्ट्रेटेजिक एनर्जी पैक्ट क्या पड़ता है वेनेजुएला का, तो ये पड़ता है कि इंडिया का स्पॉट वाइल परचेज तुरंत खरीदने से हटकर वेनेजुएला के साथ लॉन्ग टर्म बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है ताकि क्रूड ऑयल की सप्लाई सिक्योर रहे। और ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी क्या कहता है, मर्ज वेनेजुएला मैसिव क्रूड रिजर्व्स विद इंडियाज एक्सटेंसिव रिफाइनिंग कैपेसिटी फॉर हैवी ग्रेड फ्यूल। तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी यहाँ पे क्या कहता है, वेनेजुएला के पास दुनिया के बड़े क्रूड रिजर्व हैं और इंडिया के पास हैवी ग्रेड फ्यूल को रिफाइन करने की ज़बरदस्त कैपेसिटी है जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और मिडिल ईस्ट जो है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव इससे बचने के लिए इंडिया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। एंड इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव डील एंड यूएस टैरिफ स्ट्रेटेजी, जो कि इंडिया यूके विजन 2035, ये एक रोड मैप है जिसे टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। इसी के तहत यूनिवर्सिटी लाइवरोपोल और के बेंगलुरु में अपना कैंपस खोलने की अप्रूवल मिली है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या कहता है, तो यहाँ पे आपने इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव डील यहाँ पे मैंने बता दिया, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि और ये इसका विजन जो है कि 2035 तक है। और एजुकेशनल कॉरिडोर इसका क्या कहता है कि एजुकेशनल कॉरिडोर जो इसका कहता है कि यूएस सेक्शन के ये सॉरी एजुकेशनल कॉरिडोर यूनिवर्सिटी ऑफ लाइवरोपोल approved for a Bangalore campus exchanging academic integration, and third one is maritime security established of regional maritime security center of excellence Viking College MNFM। और ये फिर यहाँ पे देता है यूएस सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्या कहता है कि यूनिलेटरल एक्शन फोर्स लेबर क्लासिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। तो यूनिलेटरल यहाँ पे देखेंगे यूएस सेक्शन 301 के तहत क्या कहता है कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने 60 देशों पर स्ट्रिक्ट टैरिफ्स लगाने के प्रपोजल दिए हैं। इंडिया को रेगुलेटरी गैप्स और फोर्स्ड लेबर्स क्लासिफिकेशन के तहत 12.50% टैरिफ ब्रैकेट फॉर रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन गैप जो कि ब्रैकेट में चल रहा है, टैरिफ ब्रैकेट में रखा गया है, जो इंडिया ट्रेड नेगोशिएटर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और ये डिजिटल पब्लिक जो कि है डिजिटल पब्लिक गवर्नेंस, तो यहाँ पे कहता है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के कुछ बड़े हाइलाइट्स हैं, जो कि अगर स्टेट प्लेटफॉर्म जो कहता है कि ये फार्मर्स के यूनिफाइड फाइनेंशियल डाटा, क्रेडिट पाथवे और जल्दी डिजास्टर वार्निंग की मैट्रिक्स सीधे उन तक पहुँचाना है।
तो ये सब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, तो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। तो देखते हैं कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि एग्री एस्टेट प्लेटफॉर्म ई गवर्नेंस इनिशिएटिव कहता है फर्स्ट पॉइंट में एग्री एस्टेट प्लेटफॉर्म, ई जागृति रिड्रेसल एंड ई संजीवनी एआई। तो एग्री एस्टेट प्लेटफॉर्म कहता है कि फैसिलिटेट एग्रीकल्चर इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग यूनिफाइड फाइनेंशियल डाटा, क्रेडिट पाथवे एंड ईयरली डिजास्टर वार्निंग मैट्रिक्स डायरेक्टली टू फार्मर्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये एग्री एस्टेट प्लेटफॉर्म जो कहता है कि ये फार्मर्स को यूनिफाइड फाइनेंशियल डाटा, क्रेडिट पाथवे और जल्दी डिजास्टर वार्निंग की मैट्रिक्स सीधे उन तक पहुंचाता है। और ई जागृति रिड्रेसल क्या कहता है कि एन इंटीग्रेटेड कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पोर्टल, streamlining complaints across critical sectors like banking, utilities and insurance। तो यहाँ पे ये कहता है कि ये एक इंटीग्रेटेड कंज्यूमर पोर्टल है जहाँ बैंकिंग, यूटिलिटीज़ और इंश्योरेंस से जुड़ी शक्तियों का जल्द निवारण होता है, जो कि ई जागृति रेसिडेंशियल यहाँ पे कहता है ये एक पोर्टल है जो कि यहाँ से यूटिलिटी और इंश्योरेंस को जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और ई संजीवनी एआई क्या कहता है, ई संजीवनी एआई कहता है इंटीग्रेट्स एडवांस्ड एआई इनेबल्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विद इन रिमोट हेल्थ नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन डायग्नोसिस डिलीवरी। तो ई संजीवनी एआई जो कहता है कि रिमोट हेल्थ नेटवर्क्स जो कि दूर दराज के इलाकों में एआई इनेबल्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को जोड़ता है ताकि सही बीमारी का पता जल्दी लगे और इसका जल्दी से जल्दी इलाज सही ढंग से हो सके। तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा हो जाता है जीएस पेपर 3 का, जो कि जीएस पेपर 3 जो है कि जाता है जीएस पेपर 3 में आ जाता है आपका इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये हो जाता है आपका जीएस पेपर 3 से, जो कि जीएस पेपर 3 का ये पार्ट हो जाता है इकोनॉमी का। तो ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी, यस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पर ग्राम रॉ प्लेटिनम 3800, तो फार्मा वल्नरेबिलिटीज अंडर DPCO रॉ मटेरियल वॉलिटी एक्सक्लूशन इन द स्टेट ऑफ फार्मर्स डिसरप्टेड ट्रेड लेंस ड्राइविंग रॉ प्लेटिनम इनपुट प्राइसेस 2700 ग्राम इन mid 2023 अप टू 3800 ग्राम पर ग्राम एंड रिजिड। तो यहाँ पे देखेंगे कि रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी क्या कहता है कि स्टेट ऑफ फार्मर्स मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं तनाव के वजह से ट्रेड लाइसेंस जो कि जिसे रॉ प्लेटिनम की कीमत 2700 से बढ़कर 3800 ग्राम हो गया है, जो कि जो मिडिल ईस्ट का जो तनाव चल रहा है उसके कारण से इसका जो हो गया है 2700 ग्राम पर ग्राम बढ़कर 3800 ग्राम पर हो गया है, जो कि इसका रॉ प्लेटिनम की कीमत बढ़ गया। और रिजिड रिटेल कैप्स क्या कहता है, रिजिड रिटेल कैप्स क्या कहता है प्लेटिनम डिराइव केमोटोग्राफी एजेंट्स किस आर कैप्ड अंडर द ड्रग पीसेस कंट्रोल ऑर्डर। तो DPCO यहाँ पे क्या हो गया, DPCO ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर प्रिवेंटिंग कॉस्ट एडप्शन। तो DPCO का हो गया फुल फॉर्म ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर। तो यहाँ पे आप समझेंगे रिजिड रिटेल कैप्स क्या कहता है। तो रिजिड रिटेल कैप्स कहता है कि प्लेटिनम से बनने वाली कैंसर की ज़रूरी दवाइयाँ DPCO के तहत कैप्ड हैं और प्राइस इसका जो फिक्स कर दी गई है। तो यहाँ पे अब चलते हैं सिस्टमेटिक सप्लाई में क्या कहता है। तो सिस्टमेटिक सप्लाई क्रंच कहता है कि मैन्युफैक्चर हेल्थ प्रोडक्शन ड्यू टू लॉस मेकिंग इनपुट मार्जिन क्रशिंग क्रिटिकल शॉर्टेज फॉर कैंसर थेराप्यूटिक्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सिस्टम सप्लाई जो कहता है कि इनपुट कॉस्ट महंगा हो गया है पर रिटेल प्राइस बढ़ा नहीं सकते, इसलिए नुकसान से बचने के लिए मैन्युफैक्चरर ने केमोटोग्राफी एजेंट्स का प्रोडक्शन रोक दिया, जिससे कैंसर की दवाइयों की मार्केट में भारी कमी हो गई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, हर एक स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें और समझें। तो यहाँ पे आप देखेंगे AI एक्सप्लॉइट्स एंड ड्रोन डिफेंस। तो यहाँ पे देखेंगे AI एक्सप्लॉइट एंड ड्रोन डिफेंस क्या